आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक इमेजिनरी विलेज है। ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है तुम्हारा। आज से पहले जो तुम पढ़ रहे थे एसएसटी, उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट नहीं होता था। अब तुम्हारा इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट निकल के आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिकली इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये अर्थव्यवस्था से डील करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, चीज़ें कैसे, मतलब चीज़ों की फाइनेंसेस, चीज़ें कैसे बनती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो चीज़ें जिससे पैसा कमा सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं, उन सब से जब हम डील करते हैं एक देश का, तो इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और उसमें जो सीड्स यूज़ हुए थे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फर्दर हम आगे चढ़ेंगे चैप्टर में, तो देखेंगे कि एक विलेज सेटअप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, पालमपुर एक कनेक्टेड विलेज है। पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है। और नेबरिंग इसके आसपास विलेजेस हैं और टाउन्स हैं। थोड़ा विलेज डेवलप हो जाए तो टाउन से सिटी। रायगंज एक बड़ा विलेज है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। 2 विलेज की बात हो गई, एक पालमपुर एक गाँव है और एक रायगंज एक गाँव है, ठीक है। और इसके पास बहुत अच्छी रोड है, कनेक्ट करती है विलेज को रायगंज से। ऑल वेदर रोड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश आएगी तो उसके अंदर खड्डे खड्डे हो जाएंगे। सर्दी गर्मी बारिश सब में वो रोड सर्वाइव कर पाती है। बहुत सारे, अगर तुम रास्ते में जाओ तो तुम्हें टांगा दिखेगा, ठीक है, बुलक कार्ट दिखेगा, बोगीज दिखेगी और जैगरी गुड़ से लदी हुई जो बोगीज दिखेगी। गुड़ समझते हो ना, सर्दी में लोग बहुत गुड़ खाते हैं। एंड अदर कॉमोडिटीज़ तुम्हें रास्ते में मोटरसाइकिल भी दिख जाएगी, जीप भी दिख जाएगी, ट्रैक्टर भी दिख जाएगा और ट्रक्स भी दिख जाएगा। 450 फैमिलीज़ रहती हैं, बहुत सारे कास्ट की फैमिलीज़ रहती है, पर 80% अपर कास्ट फैमिली जो है उनके पास मेजर लैंड है। 80% अपर क्लास फैमिली के पास मेजर ज़्यादा लैंड है, ठीक है। और उनके पास जो हाउस है वो ब्रिक से बने हुए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके अंदर मतलब प्लास्टरिंग करी हुई है। और फिर उसके बाद आता है 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो एससी है, दलित लोग हैं, वो कोने कोने में रहते हैं, कॉर्नर ऑफ द विलेजेस में रहते हैं। मतलब अगर मान लो ये विलेज का सेटअप है तो बीच में मेजर एरिया किसने अपना रखा है? अपर कास्ट वाले लोगों ने, और साइड वाला एरिया लोअर कास्ट वाले लोगों ने। हाउसेस के बारे में देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, ट्यूबवेल है, खेतों में ट्यूबवेल चलता है, छोटे छोटे बिजनेस पालमपुर के लोग करते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी है बच्चों और एक हाई स्कूल भी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट रन करती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे छोटे मोटे डिजीज़ की जांच पड़ताल हो जाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पालमपुर की कहानी है वो काफ़ी वेल डेवलप है। हम जब विलेज के नाम पे चीज़ें सोचते हैं तो हमें बहुत बैकवर्ड चीज़ें याद आती है। यहाँ पे लाइट नहीं आती होगी, स्कूल का नाम और निशान नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाया है कि रादर लाइट भी है और काफ़ी अच्छे से स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है पालमपुर का, जो कि काफ़ी वेल डेवलप रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्कूल भी है। तो पालमपुर तो भाई एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है। फार्मिंग, सबसे ज़्यादा लोग गांव में फार्मिंग ही करते हैं, ठीक है। और फार्म एक्टिविटी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, सामान इधर से उधर ले जाते हैं, कुछ छोटी छोटी दुकानें खोले हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कोई चीज़ तुमको प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहली चीज़ तुमको क्या चाहिए होती है? लैंड। लैंड होगा तभी तो तुम उसमें कोई फैक्ट्री लगाओगे, है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड तुम्हें अवेलेबल हो गया, तुम्हें पानी चाहिए, अपनी फैक्ट्री में पानी, देखो फैक्ट्रीज में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पानी लोगों को पिलाना भी तो होता है। पानी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। पानी एक सॉल्वेंट भी होता है, केमिस्ट्री में सॉल्वेंट सॉल्यूट पढ़े हो ना, तो पानी चाहिए होता है। फिर फॉरेस्ट चाहिए होता है, मान लो तुम्हारी वुड की, फर्नीचर की फैक्ट्री है तो यू वुड नीड सम रॉ मटीरियल एंड दैट रॉ मटीरियल कुड कम फ्रॉम फॉरेस्ट, मिनरल्स हो सकता है। दूसरा, लोग चाहिए। सिर्फ फैक्ट्री लगा कि यू वोंट गेट एनीथिंग, तुम्हें उसके अंदर लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो लोग उस पर काम कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद चाहिए कि एजुकेटेड लोग भी चाहिए। अब एक होता है स्किल्ड फोर्स। देखो लेबर की अगर हम बात करें ना तो लेबर 2 प्रकार में काउंट की जाती है, एक होती है स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड।
ठीक है, स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड। जो अनस्किल्ड लोग होते हैं वो पैकेजिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर स्पेशलाइज स्किल नहीं होता, पर जो स्किल्ड होते हैं वो पर्टिकुलर वही चीज़ काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में कोई स्किल्ड इंसान है, कोई एडवर्टाइजमेंट में स्किल्ड इंसान है, कोई पढ़ाने में स्किल्ड है। ओके फिर आता है थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या आता है, जो फिजिकल मतलब जो चीज़ तुम टच कर सको, तो फिजिकल कैपिटल के अंदर वो चीज़ें आएंगी देखो जिसमें टूल्स आते हैं, मशीन्स आती है, बिल्डिंग्स आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आती है, जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया। इन सबको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं, एक बार तुमने कैपिटल बना लिया, तुम्हें हर साल थोड़ी खरीदना पड़ेगा। मान लो तुमने एक बड़ी सी मशीन खरीद ली अपनी फैक्ट्री के लिए, अब हर साल थोड़ी मशीन खरीदोगे, तभी तो इनिशियली फैक्ट्री डालने में या फैक्ट्री लगाने में ज़्यादा पैसा लगता है। पर एक बार फैक्ट्री लग गई तो फिर उसको मैनेज करना होता है या फिर उसको ग्रो करना होता है, ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना होता। तो इसलिए तुम्हें ये सब टूल्स, इसे फिक्स्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं कि वंस यू हैव देम दैट्स इट, फिर उसको सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा, बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर एक होता है वर्किंग कैपिटल। देखो कैपिटल दो प्रकार का था, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में एक तो रॉ मटेरियल चाहिए जिससे काम चलता रहेगा। एक बार तुम्हारा वुड से फर्नीचर बना, फिर से तुमको वुड चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, ये काम एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अगर तुम्हारे कपड़े की फैक्ट्री है तो तुम्हें धागा चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी मनी तो चाहिए ही चाहिए, कुछ पैसा जो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए लोगों को सैलरी देने के लिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और पैसा ये सब वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है। ये तुम्हें बार बार इसकी ज़रूरत होगी। फिक्स कैपिटल में बार बार ज़रूरत नहीं होती, एक बार कर लिया, एक बार खरीद लिया तो बस तुमको उसको मेंटेन करना है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है तुम्हें नॉलेज चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुमने ये सब फैक्ट्री लगा दी, लोगों को रख लिया, अब तुम्हें चलानी ही नहीं आती, तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं आता, तुम्हें आइडिया ही नहीं है वो कपड़ा जो खरीद रहे हो बेचोगे कहाँ, और कपड़ा बनाओगे तो किस प्रकार का कपड़ा बनाओगे, ठीक है। कंपटीशन क्या है मार्केट में, तो ऑब्वियसली तुम्हें नॉलेज चाहिए, फिजिकल कैपिटल इन सबको यूज़ करने के लिए। और नॉलेज को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ह्यूमन कैपिटल। हम यूज़ क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल। फाइनली ह्यूमन कैपिटल ही होता है जो इन सारी चीज़ों को टुगेदर करके कुछ चीज़ यूज़फुल निकालता है, ठीक है। और ये सब कंबाइन, तो हर प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब उसमें लैंड होता है, लेबर होता है, फिजिकल कैपिटल होता है, इन सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। चलो अब पालमपुर के बारे में पढ़े। हमारा लैंड तो फिक्स्ड है, ठीक है, लैंड नहीं बढ़ता है बच्चों। अगर तुम्हारे गांव में कुछ लैंड है वैसे थोड़ी नया लैंड उसमें ऐड होता जाएगा, लैंड थोड़ी बढ़ता है। हमारे जैसे हम लोग तो ग्रो हो जाते हैं, पॉपुलेशन ग्रो होती है, क्या लैंड ग्रो होता है, नहीं होता है। अच्छा सुनो, तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। हाँ चलो वापस से आता है, लैंड हमारा फिक्स्ड रहता है। फार्मिंग जो होता है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% लोग जो है फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फार्म या तो ये फार्मर्स हो सकते हैं या फिर ये फार्म लेबर्स हो सकते हैं। बट हमें ये दिमाग में रखना है कि फार्म प्रोडक्शन में लैंड एरिया जो होता है प्रैक्टिकली फिक्स्ड होता है। अब लैंड उतना ही रहता है, उसी लैंड में तुमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, ठीक है। और फिर वेस्ट लैंड भी जनरेट होता रहता है। वेस्ट लैंड क्या होता है, तुम मान लो तुम्हारा एक लैंड है, इसमें तुमने एक बार क्रॉप उगाया, ठीक है, फिर दूसरी बार क्रॉप उगाया, फिर सीजन बदला, तीसरी बार उगाया, पर तुम्हारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लैंड ना यील्ड देना बंद कर देगा। अब लैंड की कैपेसिटी, क्षमता जो होती है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की क्रॉप्स को, ख़त्म हो जाएगी। तो ये वेस्ट लैंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। और फिर हमारे जो ये ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या करती है, ब्राउज करती हैं, आसपास के साथ जो झाड़ी वगैरह खा लेती है, तो लैंड जो बंजर पड़ जाता है उसको भी वेस्ट लैंड कहते हैं। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं लैंड को नापा कैसे जाता है, हेक्टर में नापा जाता है, ठीक है। और तुमने सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, ज़मीन को बीघा में, गुनीथा में नापा जाता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है एरिया दैट मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 100 मीटर का लैंड है। चलो अब आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ही लैंड से इंसान और सारे क्रॉप को उगा सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लेट्स सी इन दिस काइंड क्रॉप्स ग्रोन। अब देखो पालमपुर रिजेंबल कर रहा है एक विलेज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो हमारा हिस्सा है उसका वेस्टर्न पार्ट, देखो बच्चों ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो वेस्टर्न पार्ट किससे सटा हुआ होगा, पंजाब से सटा हुआ होगा। थोड़ा सा पंजाब साइड निकलेगा रास्ता, हिमाचल प्रदेश साइड निकलेगा, उत्तराखंड साइड निकलेगा, ठीक है। और
वेस्ट साइड समझ गए ना कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ना कोई भी लैंड वो लोग खाली नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल पैसा वसूल कर तरीके से लैंड को यूज़ करते हैं। और जब बारिश आती है तो खारिफ क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज कैटल फीड को। अच्छा, ज्वार और बाजरा जो उगाते हैं वो कैटल को खिलाने के काम आता है। क्या बोला मैं बोली कि ज्वार और बाजरा जो उगाते हैं उससे कैटल को फीड करते हैं। जनरली लोग ज्वार और बाजरा की रोटी खाना इतना पसंद नहीं करते, बल्कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, हमें उसी को कंज्यूम करना चाहिए। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए तो आइडियल है, बट हम नहीं खाते, हमें इतना पसंद नहीं है। मुझे भी एक्चुअली पसंद नहीं है ज्वार और बाजरा की रोटी, तुम्हें पसंद है। खैर वापस इसमें आते हैं। दिसंबर ठंड का मौसम आ जाता है तो हम राबी सीज़न उसको कहते हैं। ठंड के मौसम में जो क्रॉप उगते हैं उसे राबी सीज़न कहते हैं। इसमें वीट उगाए जाते हैं, ठीक है। वीट की फसल काटी जाती है तो लोहरी फेस्टिवल बनाया जाता है, हार्वेस्ट जब किया जाता है। और जितना भी कुछ तो फार्मर, अब जो भी तो उसकी फसल थी, कुछ तो फार्मर अपने पास रखता है, कुछ क्या करता है पास के गाँव में, रायगंज जो था ना बड़ा सा गाँव विलेज, उसकी मार्केट में जाके बेच आता है, ठीक है। और अ पार्ट ऑफ विच इज़ हार्वेस्टेड। शुगर केन भी यूज़ किया जाता है, शुगर केन भी उगाया जाता है और शुगर केन से गुड़ निकाला जाता है और गुड़ भी बेच के आया जाता है। ट्रेडर्स, शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा खारीफ सीज़न में भी उगा रहे हैं फार्मर, दिसंबर और राबी सीज़न में भी उगा रहे हैं, शुगर केन भी उगा रहे हैं। तो इतने सारे क्रॉप एक बार में क्यों उगा पाते हैं? क्योंकि पानी बहुत अच्छा है। इरिगेशन क्या होता है? पानी की फैसिलिटीज़ कैसी है? इरिगेशन क्या होता है? पानी की फैसिलिटीज़ कैसी है? उस एरिया में पानी की फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तो फार्मर कहाँ से वाटर लाता है? वेल से वाटर लाता है, छोटे छोटे फील्ड्स को इरिगेट कर देता है, ठीक है। मतलब जिसके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है वो कुएं का यूज़ करता है। अब इरिगेशन के बारे में अगर हम बात करें, जस्ट फ्यू ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल इंस्टॉल करे, पर इतने नहीं थे कि पूरे विलेज को सफिशिएंटली उनकी डिमांड पूरी कर पाए, तो लोगों ने धीरे धीरे करके प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स क्या कह रहे हैं। सारे विलेजेस जो इंडिया है इंडिया में इतना बढ़िया इरिगेशन नहीं है, ठीक है। लोग रिवर के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। कोस्टल रीजन में जो होता है वो वेल इरिगेटेड है। कोस्टल रीजन जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, कोस्ट मतलब किनारा, ठीक है। इंडिया का जो किनारे वाला रीजन है यहाँ तो बढ़िया सा पानी है, बट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री सिर्फ 40% एरिया ही ऐसा है जो इरिगेटेड है। इरिगेटेड मतलब प्रॉपर उनके पास पाइप्स है, पानी का एक स्रोत है। बाकी जो 60% इंडिया का हिस्सा है ना जो कल्टिवेशन के अंडर है, वो भगवान भरोसे चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है क्या? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा कि हम अगर चाहें कि एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही पीरियड पे, मतलब एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप उगाएं, तो इस चीज़ को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इस चीज़ को क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। ये तुमने ना यार 8th क्लास में भी पढ़ा है, अगर 8th क्लास पढ़ी ढंग से तो। देखो अब क्या क्या उगा रहा है, वीट उगा रहा है, बाजरा उगा रहा है, शुगर केन उगा रहा है और हमारे आलू पटाटो उगा रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। हाँ, कल्टिवेटेड एरिया कैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है प्रोडक्शन के बारे में। नीचे कल्टिवेटेड एरिया पहले 132 मिलियन हेक्टेयर था और नीचे जाके देखो 200 हो गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ है क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग एक तो हमने यूज़ करी। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा प्रकार के क्रॉप्स उगाते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। फिर हमने मॉडर्न मेथड, आज के ज़माने के नए नए तरीके यूज़ करे क्रॉप्स को उगाने के लिए। जैसे देखो हाई ईल्ड वेराइटी के सीड्स यूज़ करें, खाद डाली, फर्टिलाइज़र डाला, डीजल, फार्म मशीनरी का यूज़ हुआ, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पेस्ट को मार देता है, ठीक है। तुम्हारा ये जो चूहा हो गया है, ये फील्ड में घुस जाता है तो सारा क्रॉप का नष्ट कर देता है, तो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ताकि इनको ही हम नष्ट कर दें, यहाँ है ना। फिर होता है डैम्स। डैम्स इरिगेशन हमने देखो कैनाल के थ्रू करा, पंप सेट्स के थ्रू करा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई डैम्स के थ्रू और इलेक्ट्रिसिटी को फिर वापस फील्ड में भेजा। यहाँ पे देख लेते हैं ईल्ड को मेज़र करा जाता है टिल द मिड 1960s की बात
बात है, सीड जो कल्टीवेशन में यूज़ होता था वो ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल पुराने सीड्स यूज़ होते थे, ठीक है। फार्मर पुराने मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे, क्या यूज़ करते थे, गोबर की खाद बना के यूज़ करते थे। देखो बच्चों, एक होता है मेन्योर और एक होता है फर्टिलाइज़र, एक होता है मेन्योर और एक होता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र और मेन्योर में फर्टिलाइज़र ये डिफरेंस होता है। मेन्योर जो होता है ना, खाद, ये नेचुरल चीज़ों से बनता है, फर्टिलाइज़र केमिकल्स के थ्रू बनता है। मेन्योर जो होता है खेत में बनता है, फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्रीज में बनता है। मेन्योर तुम जब डालोगे तो जो इफेक्ट शो होगा वो काफ़ी धीरे धीरे शो होगा, जब तुम फर्टिलाइज़र डालोगे तो इफेक्ट जल्दी शो होगा। तो एक फार्मर है, फार्मर बेसिकली एक बिजनेसमैन ही है, ठीक है। उसको चाहिए कि जल्दी से टाइम पे क्रॉप उग जाए, वो बेच पाए, वो पैसा कमा पाए, वो अपने फैमिली को पाल पाए, तो इसलिए वो मैन्योर जनरली नहीं यूज़ करता, वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेता है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन को हरित क्रांति कहा गया है हिंदी में। रेवोल्यूशन माने बहुत बड़ा चेंज, रेवोल्यूशन माने बहुत बड़ा चेंज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, 1960s में आया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। एक अलग प्रकार के सीड्स यूज़ करे जिसे कहते हैं हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स। इससे हमने क्या किया, इसमें एक ही प्लांट से, जैसे मान लो पहले सिर्फ 20 दाने मिल रहे थे ग्रीन के, अब उसी से हमें 50 मिलने लग गए, तो प्रोडक्शन डबल हो गया ना, प्रोडक्शन बढ़ा। अगर हम आगे देखें, फार्मर्स जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, फर्स्ट टाइम मॉडर्न फार्मिंग में टेक्निक को यूज़ करा इन्होंने, ठीक है। उन्होंने ट्यूबवेल सेट करे इरीगेशन के लिए, HYV वेराइटी का सीड यूज़ करा और खाद की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, ठीक है। कोई किसी ने फार्म मशीनरी का यूज़ करा। इस कारण से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। देखो बच्चों, पहले 1300 kg का प्रोडक्शन था, अब 3200 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होने लग गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, क्या इसको लैंड सस्टेन कर पाएगा। लैंड जो होता है एक नेचुरल रिसोर्स होता है, हमें नेचर से मिलता है, तो हमें उसे ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ की ना एक क्षमता होती है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाँ, और मुझे कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। चलो वापस आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। साइंटिफिक, अच्छा, रिपोर्ट ने हमें बताया है कि कोई भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर दो ना तो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बड़ा बढ़िया तो था, हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, जब मैंने बताया ना 1300 से 3200 हो गया, पर इसके कारण से हमने इतना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर डाला कि हमारी मिट्टी खराब होने लग गई। हमने इतने ट्यूबवेल से इरीगेशन करा कि जो ग्राउंड वाटर सिस्टम था ना वो डिप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस कारण से नहीं, ये सस्टेनेबल इतना नहीं निकला जितना हमने सोचा था। अब आगे देखते हैं, ये क्या दिखा रखा है, ये पालमपुर विलेज की कहानी बता रखी है कि कैसे लैंड छोटा का छोटा होता जा रहा है हर पॉइंट पे। इसका मैं एग्जांपल दूँ, मान लो एक आदमी था, उसके पास ये बहुत बड़ा लैंड था, ठीक है, उसके 2 बच्चे हुए, उसने ये बड़े लैंड को 2 हिस्सों में बांटा, उस 2 बच्चे के फादर दो बच्चे हुए, फिर उसने एक बेटे को इतना लैंड दिया, दूसरी बेटी को इतना लैंड दिया। सिमिलरली इसने भी अपनी दोनों बेटियों को आधा आधा लैंड बांटा। अब इन बेटियों ने जैसे शादी की, उनके फिर बच्चे हुए, तो फिर अब बेटी को भी लैंड बांटना है, फिर ये बटा 2 हिस्सों में, ऊपर वाला भी बटा, ऐसे लैंड ना छोटा 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 होता जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, लैंड का छोटा छोटा होते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा थोड़ा सा ही पार्ट रह गया इस चैप्टर का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो बता देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब मैं चलती हूँ, सेकेंड पार्ट बना के मैं अपलोड कर दूँगी। बाय मेरे बच्चों। तो बच्चों कैसे हो, मेरा नाम शीतल है और हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं आज इकोनॉमिक्स का। लास्ट क्लास में हम पार्ट 1 कवर कर चुके थे, जिसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। पार्ट 1 देखा ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूँगी, अगर सीधा पार्ट 2 पे पहुँचे हो तो। स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे कोई भी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड होती है, हम जिससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, उसमें उसे इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो इकोनॉमी की स्टडी करता है उसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे थे, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज था, ये हम जानते हैं कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज था, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ थी, ठीक है। इतना डेवलप नहीं होता है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, बट हाँ अपने विलेज के लेवल में काफ़ी डेवलप था। अब पालमपुर के अंदर हम देख रहे हैं कि 1/3 450 फैमिलीज़ तो बेचारी लैंडलेस थी, उनके पास लैंड नहीं था। 150 फैमिलीज़ जो थी, जो जनरली दलित थी, उनके पास नो लैंड आर लैंडलेस, और उनके पास बिल्कुल कुछ भी लैंड नहीं था कल्टिवेशन के लिए।
पहले डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा चलता था, अनटचेबिलिटी चलती थी, तो वैसे भी जो एकदम ही लोअर तबके के लोग होते थे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। पर जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद तुम्हें पता होगा ना बच्चों कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दिया। फिर उसके बाद देखते हैं कि यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्लॉट्स देख रहे हो ना, छोटे छोटे प्लॉट्स होने की एक दिक्कत होती है। देखो अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लॉट हुआ तो तुम होलसेल के प्राइस में सीड्स खरीद के लाओगे, एक ट्रैक्टर भी ला के खड़ा कर दोगे, गाय भैंस भी पाल लोगे कोने में। अब मान लो इतना सा खेत है, अब इतने से खेत के अंदर क्या ही ट्रैक्टर खड़ा करोगे, क्या ही गाय भैंस पालोगे और क्या ही होलसेल में सामान लेके आओगे। तुम्हें आइडिया है ना, जब भी हम होलसेल में सामान लाते हैं हमें सस्ता पड़ता है। तो जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो जाता है ना, ये नुकसान वाली बात है। इसमें होलसेल में चीज़ें नहीं हम उगा सकते हैं, और जब तक होलसेल में नहीं उगाएंगे तब तक हमें बेनिफिट नहीं होगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिखा रखा है, वर्क फील्ड पे काम दिखा रखा है, वीट क्रॉप दिखा रहा है, वीट क्रॉप को उगा रहे हैं। एक जगह प्लॉइंग हो रही है बुलेट कार्ट के थ्रू, ठीक है, एक जगह ये स्प्रे कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। फिर उसके बाद दिखा रखा है कटिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग कर रहा है। नीचे देखो ये वाला पार्ट, इसमें दिखा रखा है पॉकेट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक। अच्छा रुको रुको, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, हाँ, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। वापस आते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अच्छा, अब लेबर कौन प्रोवाइड करते हैं? जनरली गांव के लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और एक बात को समझो, गांव में ना एक कंसेप्ट होता है, जो फैमिली के लोग होते हैं वो खुद अपने खेतों में काम करते हैं, ठीक है, और जो अनाज बनता है उससे अपने घर में रख लेते हैं, फिर बाकी बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर और अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते थे, वो लेबर प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग देमसेल्फ। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स तो हायर करते हैं, ठीक है, जो बड़े फार्मर हैं उनके पास काफ़ी पैसा है तो वो हायर कर लेते हैं। जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास तो फार्म भी छोटा ही होगा तो खुद ही अपने फार्म में काम कर लेते हैं। अच्छा देखो, और दला और रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। तो नेटिव मतलब रहने वाले। तो दाला और रामकली की कहानी है। अब ये दाला कह रहा है बहुत मुश्किल हो गया काम ढूंढना इन दिनों, ठीक है, ओनली द लार्ज फार्मर हायरस, और हमें तो सिर्फ बड़े बड़े फार्मर ही हायर कर रहे हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए हमें हायर करते हैं और फिर हमें नौकरी से निकाल देते हैं। फिर ये रामकली कह रही है घनश्याम जो सबसे लार्जेस्ट फार्मर है ना, उसने तो एक हार्वेस्टर खरीद लिया है यार। सो अब हमें और कम काम मिलेगा, क्योंकि पहले ये लोग हार्वेस्ट करते थे, हाँ, अब एक मशीन, एक बड़ा सा ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर खरीद लिया है, अब वो काम करेगा उनके खेतों पे, तो इनकी नौकरी तो कम हो गई ना। फिर उसके बाद वो कह रही है कि जब पिछले साल की बात थी ना तो मैंने लेस देन 5 मंथ काम किया था पूरे साल में। फिर दाला कह रहा है वी हैव ट्रैक्टर, हमारे पास ट्रैक्टर है फ्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है थ्रेशिंग के लिए, और रिमूविंग सीड के लिए हम स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स। और आई ओ द लोकल, और कह रहा है कि लोकल मनी लेंडर से मैंने 2000 रुपये उधार पे लिए थे, ठीक है, लास्ट समर, और अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला है, मैं उसको कैसे पैसे वापस करूँगा, ठीक है। और ये रामकली कह रही है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क, और मुझे लग रहा है कि मुझे खेतों में काम तो नहीं मिलेगा, तो मुझे ईंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। माई सिचुएशन इज़ मच बेटर ड्यू टू पास्ट रिफ्यूजेस टू गिव मी एनी लोन। अच्छा, वो कह रही है नॉट मच बेटर, वो कह रही है कि मेरी सिचुएशन तो यार तुमसे भी ख़राब है, मैंने पुराना डेट वापस नहीं, डेट माने उधार, डेट माने उधार, मैंने पुराना उधार वापस नहीं किया था ना, तो कोई मनी लेंडर मुझे उधार दे ही नहीं रहा है अब, ठीक है। अब चलो हम देख रहे हैं कि गांव में कैसे के वेजेस दिए, वेजेस माने सैलरी, वेजेस माने सैलरी, वेजेस कैसे दिया जाता है, ये या तो कैश में दे दिया जाता है या फिर क्रॉप में दे दिया जाता है, ठीक है। आपने किसी के खेत में काम किया तो उसके खेत से जो क्रॉप निकला वो दे दे। तो बच्चों वेजेस किस में, या तो कैश में मिल जाता है उनको या फिर क्रॉप्स में मिल जाता है। समटाइम्स जो लेबर उनके यहाँ पे काम करते हैं उनको एक वक्त का खाना भी खिला दिया जाता है। और रीजन टू रीजन ना ये वेज वैरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप ये वेज वैरी करता है, ठीक है। जैसे कोई दूसरा क्रॉप उगेगा तो उनको हो सकता है कि ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, चावल मिल रहा है तो चावल उगा रहे तो हो सकता है कम पैसा मिले। फार्म लेबर हो डेली बेसिस पे एम्प्लॉय होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। दाला जो कि लैंडलेस फार्म लेबर तो ऊपर पड़ी थी ना, दाला वाली देखो, ओह ये डाला वाली कहानी और ये रामकली वाली कहानी। तो ये दाला के बारे में अगर हम बात करें
तो उसको रेगुलरली अपना काम ढूंढने के लिए रोज़ निकलना पड़ता है। मिनिमम काम जो उसको मिलता है, गवर्नमेंट ने कहा कि एक लेबर को पर डे का 300 रुपये तो मिलना ही चाहिए, पर उसको मिलता है सिर्फ 160 रुपये। सोचो 160 रुपये कितने कम होते हैं। ठीक है, तुम 4 पिज़्ज़ा मेनिया वाला भी खरीदने जाओ तो वो भी इससे ऊपर का आ जाता है। 160 कितना ज़्यादा कम होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है कि 160 में अगर वो काम नहीं करेगा ना तो 10 लोग और खड़े हो जाएंगे जो 160 में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत पैथेटिक सी कंडीशन हम देख रहे हैं कि रामकली पुअर है, सबसे गरीब लोगों में आते हैं। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कैपिटल, जो पैसा चाहिए होता है फार्मिंग के लिए, अब वो कहाँ से आता है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमें खूब सारा कैपिटल माने पैसा चाहिए होता है। जो छोटे फार्मर होते हैं ना वो बोरो करते हैं मनी। ठीक है, वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं। और वो बोरो करने के लिए कहाँ जाते हैं, नॉर्मल मनी लेंडर, सेठ वगैरह होते हैं ना जो गांव से, उनसे मनी लेने निकल जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं यार, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बहुत हाई रखते हैं। मान लो तुमने 1000 रुपये का लोन लिया, तुमको उसको हो सकता है कि 1500 रुपये वापस करना पड़े। ठीक है, या हो सकता है तुम्हें 1200 रुपये वापस करना पड़े। एक इंसान जो इतना कमा भी नहीं रहा वो इतना लोन वापस कैसे करेगा, तो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, पे करते टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, फिर तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया, हमारी ऑलमोस्ट समरी ख़त्म होती है और लास्ट वाला समरी एक बार देख लेते हैं और लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। ये मैं जब तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊंगी तब करवा दूंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना, कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना, क्या और नई वीडियो चाहिए ये भी बता देना, और क्या इंप्रूवमेंट मुझे लानी चाहिए ये भी बता देना। चलो अब हम देख लेते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसका क्या किया गया है। जैसे व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट से वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और सरप्लस माने एक्स्ट्रा, सरप्लस माने एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे सविता हो गया, गोविंद सन हो गया, इनके पास सरप्लस बहुत कम था। ठीक है, तो वो तो क्या ही बेचेंगे, पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं ना, वो मार्केट में जाके शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। जैसे तेजपाल सिंह ये बहुत लार्ज फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल वीट एक्स्ट्रा है, तो वो रायगंज पड़ा था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, वो रायगंज की मार्केट में जाके उसको बेच आता है। लास्ट ईयर हमने देखा कि तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट लेटर ही, और फिर उसने क्या किया, तेजपाल ने जितना चीज़ बेचा उसकी जो मनी आई उसने बैंक अकाउंट में डाल दी, और फिर उस सेविंग का यूज़ करा फार्मर, जैसे छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन देने के लिए। अब इस साल तेजपाल सिंह का प्लान है कि वो एक और ट्रैक्टर खरीदेगा, और ट्रैक्टर किसका एग्जाम्पल है, फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल है। फिक्स्ड कैपिटल समझते हो, जो बार बार हमें रिन्यू नहीं करना पड़ता। एक होता है वर्किंग कैपिटल, जो हाथ में पैसा होता है, रॉ मटेरियल होता है, जो बार बार तुमको वापस लाना पड़ेगा। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, जो बार बार तुम्हें रिन्यू हर साल नहीं करना पड़ता। अब तेजपाल सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया, ये तो लार्ज फार्मर था, इसके बाद सरप्लस माने एक्स्ट्रा फूड मटीरियल था। हाँ, सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ सेविंग्स, और जो फार्मर्स होते हैं इनके पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उससे गाय खरीद लेते हैं, ट्रक्स खरीद लेते हैं, या फिर छोटी छोटी दुकान लगा देते हैं। इन चीज़ को कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इन चीज़ को क्या कहते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। इसके अंदर पहली चीज़ आती है डेयरी। डेयरी जो होती है, गाय भैंस को पालना दूध के लिए, ये पालमपुर में कॉमन एक्टिविटी है। बफेलो को बाजरा खिलाया जाता है जो वो अपने ही खुद के फील्ड में उगाते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं शाहपुर के, उन्होंने तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर भी स्थापित कर दिया रायगंज में। ठीक है, दूध निकालेंगे तो दूध ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए उसको ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है। हम भी दूध लाते हैं थैली को तो फ्रिज में रखते हैं ना, बाहर रखोगे तो गर्मी में तो ख़राब हो ही जाता है। तो एक चिलिंग सेंटर, चिलिंग माने ठंडा करने वाला सेंटर भी हमने बना रखा है। फिर उसके बाद देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। छोटे लेवल पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान बनाना। पालमपुर में वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, वो बहुत स्मॉल स्केल में होता है। देखिए शहरों में तो ये चीज़ बहुत बड़े स्केल में होगी, पर गांव की बात हो रही है तो ये चीज़ बहुत छोटे स्केल पे होती है। एक बार जल्दी से पढ़ ले। मिश्री लाल, सच में मिश्री लाल है, हाँ मिश्री लाल, उसने परचेज़ किया था एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। शुगर केन क्रशिंग पहले तो बुलक कार्ट के थ्रू की जाती थी, बट अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो मशीनों के थ्रू हो। मिश्री लाल ने तो शुगर केन फार्मर से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया है और उसका गुड़ बना देता है, और गुड़ बना के उसको बेच आता है, जिससे वो थोड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। तुम समझ रहे हो, पहले वो काम जो हाथ से होता
होता था अब वो मशीन्स के थ्रू होने लग गया है, जिससे चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है। फिर शॉपकीपर, छोटे छोटे शॉपकीपर भी है पालमपुर में, ठीक है। ये इन्वॉल्व होते ट्रेड में, ये सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। ये क्या करते हैं, ये होल सेल में सामान सिटी से खरीद के ले आते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। अब इसमें क्या क्या सेल करेंगे, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, बिस्किट हो गया, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडीज, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सम क्लॉथ्स, ठीक है। और खाने पीने का सामान भी ये लोग बेचते हैं। अब इस करीम की कहानी देख लें। करीम ने एक कंप्यूटर क्लास खोली विलेज के अंदर, बहुत ज़्यादा बच्चे उस क्लास को अटेंड करते हैं। करीम ने देखा, और ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर इन द टाउन देर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री। अच्छा, ये और तो गांव में 2 महिलाएं थीं जिनके पास कंप्यूटर में डिग्री थी। तो करीम ने क्या किया, उन दोनों को काम पे रख लिया, एम्प्लॉय कर लिया, और उसने कंप्यूटर खरीद लिए। और फिर उसके बाद हाई स्कूल के जो 10th-12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर आता है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, दिस विल एंड योर चैप्टर। हम फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इसका मतलब है अब ट्रांसपोर्ट अब बढ़ता जा रहा है। तुम आसपास देखो ना यार, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती रहती है, और गलती से तुम शहर में रहते हो तो पोल्यूशन, गाड़ियाँ, सब कुछ इतना मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब ऐसा सिर्फ शहरों में नहीं है, गाँव में भी बढ़ता जा रहा है ये चीज़, ठीक है। अब बहुत सारे व्हीकल की वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है। देखो रायगंज जाओगे तो रिक्शा वाला भी दिख जाएगा, टोंगे वाला भी दिख जाएगा, जीप भी दिख जाएगा, ट्रैक्टर भी दिख जाएगा, ट्रक ड्राइवर भी दिख जाएगा, सबको ही दिखते हैं। फिर और ये फेरी माने लोगों को बिठा के इधर से उधर भी छोड़ते हैं। और ये किशोरा इज़ अ फार्म लेबर, तो और किशोरा को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था अपने फैमिली के खर्चे चलाने में। तो किशोरा ने एक लोन लिया बैंक से। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, जिनके पास लैंड नहीं है ना, उन फार्मर को लोन दे देने का। उस लोन को लेके किशोरा ने एक भैंस खरीद ली, ठीक है। वो भैंस का दूध बेचता है नाउ फर्दर। और फिर उस भैंस की उन्होंने एक वुडन कार्ट भी अटैच कर ली, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और सब हफ्ते में एक बार वो गंगा जी जाता है और वहाँ से मिट्टी लेके आता है और पॉटरी भी करता है, ठीक है। और कभी कभी अपनी बुलक कार्ट में गुड़ को ले जाके बेचता भी है, और इस कारण से उसको थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। तो इसने एक भैंस खरीद के उससे कितने सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। बच्चों, इसके साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं होता, जब हम रियल क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो सामने से बच्चे दिखते हैं, उनकी शक्लें दिखती है, देख के पता लग जाता है समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो यार कुछ पता ही नहीं लगता।